नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। देश में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहली एफआईआर ग्वालियर में हुई, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई केस दर्ज हुए। देखिए खास रिपोर्ट। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 10 मिनट के भीतर देश का पहला केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:10 पर यह मामला बाइक चोरी का था। एफआईआर सौरभ नरवरिया द्वारा दर्ज कराई गई। पुलिस ने यह केस बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत दर्ज किया। पहले इस तरह की चोरी का मामला आईपीसी 379 में दर्ज होता था। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। जो दंड संहिता थी वो पनिशमेंट पर आधारित थी। पहले का जो न्याय का कंसेप्ट था वो बेसिकली ये था कि कैसे दंडित किया जाए। अभी जो तीनों कानून लागू हुए हैं इसमें जो बीएनएस है, न्याय पे आधारित है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से जस्टिस सुलभ और शीघ्र न्याय दिला पाएँ, तो न्याय पर आधारित है। इन कानूनों की अवधारणा नागरिक को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए है। इसी तरह भोपाल में भी नए कानून के तहत पहली एफआईआर हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 296 के तहत केस दर्ज हुआ। ये मामला अभद्र व्यवहार और गाली गलौज को लेकर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली एफआईआर मारपीट के मामले में बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत दर्ज हुई। मामला रेंगाखार थाने का है, जहां पीड़ित इतवारी पंचेश्वर ने आरोप लगाया कि गोलू ठाकरे ट्रैक्टर के कागजात नहीं दे रहा है और उसके साथ मारपीट की है। मैं रेंगाखार में हमारा ट्रैक्टर मोटर्स ब्रांच रेंगाखार कला में ऐसा शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। कल 12 बजे मेरे को शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 से वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर मध्य दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई, जहां सड़क घेर कर खड़े एक रेहड़ी वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया। पहले एक केस आईपीसी 283 में दर्ज होता। नए कानूनों के तहत जो दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ है वो सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। बीती रात इस थाने के पुलिसकर्मी नई दिल्ली स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक रेहड़ी वाला जो है उसने जगह वहां पर घेर रखी है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पहले ऐसे मुकदमों में आईपीसी की धारा 283 लगती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत बीएनएस 285 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी पंकज है उसके खिलाफ
लीगल कार्रवाई की गई है। इसी तरह मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में नए कानून के तहत कई केस दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में पहला मामला बरेली में दर्ज किया गया। बरेली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत एक शख्स ने अस्पताल से अपने 1 महीने के बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। लातूर नीट पेपर लीक मामले को आखिरकार सीबीआई ने ले लिया है। सीबीआई की एक टीम ने लातूर पहुंचकर पुलिस से दस्तावेज लिए और अदालत में अर्जी देकर अब तक गिरफ्तार दोनों आरोपियों की हिरासत मांग ली है। अर्जी पर कल सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक केस की जांच करने सीबीआई की टीम लातूर पहुंच चुकी है। सुबह लातूर पुलिस से दस्तावेज लेने के बाद सीबीआई ने लातूर सत्र न्यायालय में जाकर केस ट्रांसफर की अर्जी दी। सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार दोनों आरोपी जलील पठान और संजय जाधव की हिरासत की भी मांग की है। इस बीच बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि लातूर पेपर लीक केस का दिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं है। दिल्ली में कुछ होता है और लातूर में कुछ होता है, उसका कनेक्शन होना जरूरी है और मेरी जो मालूमात है ये कनेक्शन कुछ भी नहीं है। चलो सीबीआई कर रही है, अच्छा है, अच्छा हो जाएगी। और लेकिन मैं बोलता हूँ हमारी लातूर पुलिस भी सीबीआई के बरोबर है, वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने 7 दिन की कस्टडी हो गई है, कल खत्म होने वाली है। हम कोर्ट के सामने जो 7 दिन में उन्होंने काम किया है इन्वेस्टिगेशन में, जो तहकीकात की है वो तहकीकात हमसे जुड़ती है या नहीं, इसके लिए कल हम कोर्ट में बात करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस की शिकायत पर लातूर की शिवाजी नगर पुलिस ने 23 जून को मामला दर्ज कर अब तक 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। जलील पठान जिला परिषद स्कूल का मुख्याध्यापक था तो संजय जाधव शोलापुर में शिक्षक। पुलिस के मुताबिक दोनों की मोबाइल फोन गैलरी में नीट की परीक्षा के 14 एडमिट कार्ड मिले हैं, जिसमें से 8 से 9 पटना के स्कूल के हैं, जबकि बच्चे लातूर और बीड़ जिले के रहने वाले हैं। आरोप है कि दोनों ने नीट परीक्षा में 650 अंक से ज्यादा दिलाने के लिए प्रति छात्र 5 लाख का सौदा किया था और फिर उनकी जानकारी धाराशिव की ITI संस्था में सुपरवाइजर इरन्ना कोनगलवार और दिल्ली के गंगाधर को भेजी थी। दोनों के व्हाट्सएप चैट में पैसों के लेन देन का भी जिक्र मिला है। आरोप है कि दोनों पेपर लीक केस में एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अभी तक लातूर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक केस के मामले सामने आने के बाद अब सब मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई है। इस बीच लातूर पेपर लीक का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा, जिस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की घोषणा की। कायदे नाही तसं नाही। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास कानून नहीं है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विशेष कानून लगते हैं। अभी के कानून के हिसाब से हमें कभी धारा 24 लगानी पड़ती है तो कभी कुछ और। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिए 1982 से कानून है, पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समग्र कानून तैयार करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार भी करेगी। राज्य सरकारें तो कायदा करें। इधर लातूर पुलिस की माने तो उनकी अभी तक की जांच में लातूर केस पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी या धांधली का लगता है। लेकिन ये भी सच है कि लातूर पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी फरार दोनों आरोपी इरन्ना और गंगाधर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही लातूर पेपर लीक केस के असली खेल का खुलासा हो पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मेरठ में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया है। मेरठ से गुजर रही गंगा नहर के किनारे सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इसी के खिलाफ सपा विधायक की अगुवाई में ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट। 5 दशक पहले जो उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था, वो अब मेरठ में हो रहा है। नया चिपको आंदोलन, पेड़ नहीं कटने देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नहर की दूसरी पटरी पर एक नई सड़क बननी है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। नई सड़क बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटे जाने की ज़रूरत है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों को काटने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और लोगों के इस विरोध में अब शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। इनका कहना ये है कि भारत सरकार से हमने परमिशन ली 14 मीटर की, और मैं कल मौके पर गया, डीएफए को लगभग 6 किलोमीटर हमने घुमाया। कागज में जो पेड़ों की संख्या वो बताई गई 1,12,000,
लेकिन अगर छोटे बड़े सबकी संख्या देख लें, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा होगी, शायद 2.25 लाख 1,70,000 किसी ने बताया कि संख्या रही। और मैंने पूछा कितने पेड़ अब तक कट गए, तो उनको कोई नॉलेज इस चीज़ की नहीं है। मुझे तभी कल ही पता चला कि 40 दिन पहले अखबार में पढ़कर, न्यूज़पेपर के माध्यम से एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहाँ पर लगातार हियरिंग चल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ पेड़ लगाने का दिखावा सरकार कर रही है कि पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, और दूसरी तरफ 100-150 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। गंग नहर के किनारे बनने वाली सड़क के लिए पेड़ों को काटने में आपत्ति क्या है, ये समझना जरूरी है। 111 किलोमीटर की ये सड़क 20 मीटर चौड़ी की जानी है। पीडब्ल्यूडी को ये काम कराना है। सड़क निर्माण के लिए 1,12,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी है। आरोप ये भी है कि 20 मीटर की सड़क के लिए 40 मीटर तक के पेड़ों को काटा जा रहा है। आरोप है कि मेरठ में पेड़ काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में लगाने की योजना है। आंदोलनकर्मी मांग कर रहे हैं कि पेड़ों को काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें मेरठ में ही लगाया जाए। फिलहाल आंदोलन की वजह से पेड़ कटाई का काम बंद कर दिया गया है और 8 जुलाई को एनजीटी इस मामले की सुनवाई करेगी। गंग नहर के बगल से होकर गुजरने वाली 111 किलोमीटर लंबी ये सड़क लगभग 100 साल पुरानी है। ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती है। इस सड़क के जरिए सरकार दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी को आसान बनाना चाहती है और इसी वजह से सड़क चौड़ा करने के लिए ये नए निर्माण का काम शुरू हुआ है। सावन के महीने में कांवड़ियों की इस सड़क पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से इस सड़क को कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है। विधायक अतुल प्रधान के विरोध के बाद डीएफओ राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जो भी गड़बड़ी होगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही कटे हुए पेड़ों के बदले लगने वाले पेड़ मेरठ में ही लगाए जाएंगे। कुछ कमियां जहां पे भी पाई गई हैं, उसका जो भी नियमानुसार एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाएगा। और आगे की कार्रवाई में जो ट्रांसप्लांटेशन मैक्सिमाइज हम लोग करने के लिए विधायक जी को जैसा बताया भी गया, और इसमें इनको पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि जितने से जितने पेड़ हमारे बच सकते हैं उनको बचाया जाए। उसके अलावा जो पटरी और बच रही है, उसमें इस वर्ष पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है वो यहीं पे पूरा कराएंगे। जो नए पौधे हैं वहीं यहीं पे लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जाएगी। फिलहाल मेरठ के इस चिपको आंदोलन की वजह से पेड़ों की कटाई का काम बंद है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम फिर से शुरू होगा। और उम्मीद ये भी है कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही पेड़ कटेंगे और पेड़ों के बदले मेरठ में ही नए पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। मेरठ से अपने सहयोगी श्याम परमार और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश और उससे हुए नुकसान की। शुरुआत पुणे से, जहां तमहिनी घाट में एक शख्स पानी की तेज धार में बह गया। हादसे का वीडियो सामने आया है। मृतक अपने दोस्तों और परिवार के साथ तमहिनी घाट पर पिकनिक मनाने गया था। वो ट्रैक लीडर बताया जा रहा है, जो 20 लोगों के साथ ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। अफसोसनाक बात यह भी है कि हादसे का वीडियो युवक की 10 साल की बेटी ही बना रही थी। युवक को तैरना आता था, लेकिन तेज बहाव में उसका हुनर जवाब दे गया। वहीं बारिश के मौसम में पानी के नज़दीक जाना कई बार खतरनाक साबित होता है। रविवार को मुंबई के जुहू बीच पर भी हादसा हुआ। सुबह 11 बजे के करीब यहां 5 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे। इनमें से 2 किशोर 17 साल का और 16 साल का श्रेयस समुद्र की तेज लहरों में बह गए। किस्मत अच्छी थी कि मौके पर कई लाइफ गार्ड्स मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत अभियान चलाया और दोनों को लहरों से बचाकर किनारे लाए। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। तेज बारिश और बाढ़ से राज्य के 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य के करीब 2.62 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख 5 नदियां 2 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। धेमाजी जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां बाढ़ से 69,252 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद कछार जिले में 61,895 लोग और तिनसुकिया में 45,281 लोग प्राकृतिक आपदा से संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं बिहार में पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिर गए हैं। ताज़ा मामला मधुबनी का है। 28 जून को इस इलाके में भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 साल से जारी था और कुल 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। जानकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। इनके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों से पुल गिरने के मामले सामने आए हैं। यहाँ इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार हो रहे हैं। सरकारें बदलती रहीं मगर पुल गिरने बंद नहीं हुए, चाहे जेडीयू आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू बीजेपी की। वहीं बिहार के जहानाबाद में बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जल जमाव हो गया। बारिश का पानी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुस गया। स्वास्थ्यकर्मी की सूझबूझ से बच्चों की जान बचाई गई। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार बाढ़ के बाद ऑक्सीजन मशीनें खराब होने लगीं, जिससे ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद शिशुओं की जान जोखिम में पड़ गई। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने कहा है कि हर भारी बारिश के बाद ये समस्या बार बार आती है, जबकि अन्य ने कहा है कि अस्पताल के पास नालियों का जाम होना और अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य ने समस्या को और बढ़ा दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दियुन सर्कल के अंतर्गत आने वाले गांवों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बचाव अभियान के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस और नागरिक प्रशासन बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दियुन सर्कल के बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव अभियान चलाती असम राइफल्स की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं गुजरात में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश हो रही है। अहमदाबाद, सूरत और वलसाड़ समेत गुजरात के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और शैला इलाके में एक सड़क भी ढह गई। जबरदस्त बारिश से कई पेड़ भी गिर गए। वलसाड़, सूरत और नवसारी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सूरत के कई इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया और कई गाड़ियां तैरती हुई नजर आईं। वापी जिले में 6 घंटे में ही 4 इंच बारिश से जल भराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक गुजरात के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। सूरत, नवसारी, वलसाड़ और भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगली खबर एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई। कल की 2898 AD गुरुवार को रिलीज हुई। करीब 21 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग के साथ फिल्म जगत को फिल्म की ओपनिंग सहित वीकेंड से बड़ी उम्मीदें थीं, पर क्या वीकेंड कलेक्शन की इन उम्मीदों पर फिल्म खरी उतरेगी? देखिए प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। अब समय उन्हें खोजने का। कल की 2898 AD ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अच्छा कारोबार किया है। कल की ने ओपनिंग डे पर देश में 95.3 करोड़, शुक्रवार को 59.3 करोड़, शनिवार को 66.2 करोड़ और रविवार को 88.2 करोड़ का कारोबार किया। यानी देश में सभी भाषाओं का कारोबार मिलाकर हुआ 309 करोड़ नेट और 369 करोड़ ग्रॉस। वहीं विदेश में पिछले 4 दिन में फिल्म ने 146 करोड़ का कारोबार किया। यानी कल्कि ने अब तक दुनिया भर में 515 करोड़ का ग्रॉस कारोबार किया है। काल्की के ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि प्रभास एक एक्टर है जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आई मीन जिसका एक्स फैक्टर है, जैसे हमारा खुद का शाहरुख खान है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि इनकी फिल्में हिट इतनी बड़ी नंबर्स क्यों आते हैं। और यूएस का जो बात है, नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे बड़ी हिट है। एक तो सिनेमा को, ये फिल्म को काल्की को सिनेमैटिक मार्वल माना जा रहा है और दूसरी बात ये है कि यूएस का जो पॉपुलेशन था आंध्रा का, पहले 3.5 लाख था, आज की तारीख में 12 लाख है। नेचुरली ये नंबर्स आएंगे। हिंदी भाषा में हम लोग 111 करोड़ के आसपास कर रहे हैं और सारी भाषाएं मिलकर अगर हम 309 करोड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिक्चर सुपर हिट है।
फर्स्ट डे से ज़्यादा सेकंड डे, सेकंड से फिर थर्ड और फोर्थ डे, मतलब ये कलेक्शन बढ़ ही रहा है। और अब जबकि मंडे सुबह से हम देख रहे हैं कि अच्छा फुटफॉल है अभी भी सिनेमा के लिए, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो वीकेंड है ये आउटस्टैंडिंग है। फिल्म ने सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही वीकेंड पर 164.05 करोड़ कमाए हैं और हिंदी में फिल्म ने पिछले 4 दिनों में 111.5 करोड़ कमाए हैं। नॉर्थ अमेरिका में कल की वीकेंड पर सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म के इस कारोबार ने फिल्म जगत में एक नई जान फूंकी है और इसका असर आने वाली फिल्मों पर भी पड़ेगा। बस बहुत हो गया। इस कलेक्शन ने फिर से नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं, क्योंकि पिछले 4 या 5 महीनों में फुटफॉल मल्टीप्लेक्सेस पे सिनेमाघरों में बिल्कुल ख़राब था और ऐसे में कल्कि ने एक नई चेतना और नया मोमेंटम लेकर आया है। इसके लिए अब जो आने वाली फिल्में हैं इसके ऊपर पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। अब लोग फिर से सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो भी फिल्में आएगी उसका फ़ायदा ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कल्कि का जो स्पिल ओवर है वो बाकी सारी फिल्मों को भी मिलेगा। जुलाई और अगस्त में कई बड़ी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसे हिंदुस्तानी 2, दौड़ न पाओगे, सरफिरा, औरों में कहां दम था, खेल खेल में, वेदा और स्त्री 2। और उम्मीद है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस को एक बार फिर हरा भरा कर देंगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।